हेलो स्टूडेंट्स। लाजूक मोशन का जो हमने चैप्टर था वो पढ़ लिया है। अभी एक नया जो चैप्टर चलेगा जो उसी यूनिट का एक हिस्सा है और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, किधर लगता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे आज। तो फ्रिक्शन एक फोर्स होता है और फोर्स की बजाय मैं इसको अपोजिंग फोर्स यदि बोल दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपोजिंग फोर्स होता है। तो ध्यान दे, ओपोजिंग फोर्स है, ओपोज करता है मोशन का। कोई भी बॉडी जब मूव करती है या फिर करने की कोशिश करती है तो ये उसकी मोशन का ओपोज करता है और इस फोर्स को नाम दिया गया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये अपोजिंग फोर्स है। सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि अपोजिंग फोर्स है तो ये लगेगा किधर। इट इज ऑलवेज एक्ट्स opposite to the direction of motion, opposite to direction of motion। ये जरूर दिमाग में रखें कि ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन का अपोज करने का मतलब मेरा ये है कि मान लो कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी गई थी, कोई भी मास उसके ऊपर रखा गया था और जब भी कोई मास रखा गया तो आपने क्या किया, यू ट्राइड टू स्लाइड दिस बॉडी इन दिस डायरेक्शन। आपने क्या किया, आपकी कोशिश थी कि हम इस बॉडी को इस डायरेक्शन में स्लाइड करवाएं। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा ना वो टेंजेंशियली लगा, टेंजेंशियली अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सरफेस। सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट था उस टेंजेंट के अलोंग लगा और मोशन जिधर बॉडी करना चाहती थी उस डायरेक्शन के ऑपोजिट, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में वो चीज लगी। कौन सी चीज? वो फ्रिक्शनल फोर्स था। तो ये करता है, अपोज करता है मोशन का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि देयर इज अ बुक, ये बुक है और मैं ये जो मार्कर है ये आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है इसके सामने। मैंने इसको इस एंड के ऊपर रखा। नाउ यू कैन सी कि मैं मूव किसको करवाता हूं, मैं मूव किसको करवाता हूं, मैं मूव करवा रहा हूं मार्कर को। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि मार्कर इस डायरेक्शन में जाता है तो बुक की रिलेटिव मोशन होती है, मार्कर की तुलना में वो मोशन होती है। मेरी तुलना में बुक रेस्ट पे है, मार्कर मेरे लिए मैं मोशन में है। लेकिन मार्कर के लिए बुक किस में है, मोशन में है, मैं भी किस में हूँ, मोशन में हूँ। तो ये देखिए, एक बार जैसे ही मार्कर इधर जाता है बुक किधर जाती है, इससे ऑपोजिट। तो मार्कर की मोशन थी, उसकी डायरेक्शन ये थी, उस पे जो फोर्स लगा उस पे इधर फोर्स लगता है। और बुक की मोशन मार्कर के लिए किधर थी, हम ये भी कह सकते हैं कि बुक स्लाइड करती है, उसकी डायरेक्शन ये थी स्लाइड करने की। इसलिए इस बुक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा वो इधर लगा। तो जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगी, स्लाइड करेंगी, ट्राई टू स्लाइड ओवर ईच अदर, उस केस में उनके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगता है जो उनकी स्लाइडिंग मोशन जो होती है उसको क्या करती है, अपोज करती है। और उस फोर्स को नाम दिया गया फ्रिक्शन दिया गया। अब कहता है ओरिजिन क्या है, फ्रिक्शन का रीजन क्या है, कारण क्या है, ओरिजिन। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन का देखो शुरुआत में ये माना जाता था कि फ्रिक्शन जो होता है रफनेस के कारण, कि दो सरफेसेस रफ होती हैं, उनकी कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, वो इंटरलॉक होती हैं, उस वजह से फ्रिक्शन आता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको ये थ्योरी जो थी, जो ये ओल्ड व्यू थी फ्रिक्शन की, ये ओल्ड व्यू उनको क्लियर नहीं कर पाई, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तब जाके एक मॉडर्न व्यू उसमें दिया गया और उसमें बताया गया कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं, तो जैसे ये सरफेस इसके ऊपर रखी गई है, तो यहां इस सरफेस के कारण जो नीचे वाली सरफेस थी, इस बॉडी के कारण नीचे वाली सरफेस जो कांटेक्ट में थी इनकी, वहां प्रेशर लगा और जो दोनों के मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगा है। दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगा और उस फोर्स को नाम देते हैं, हम कह सकते हैं उसको कोहेसिव फोर्सेस भी बोल सकते हैं, उनको एडहेसिव फोर्सेस भी बोल सकते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि कोहेसिव फोर्स कौन से केस में बोला जाएगा और एडहेसिव फोर्स कौन से केस में बोला जाएगा। यदि सरफेस जो अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं तब तो वो फोर्स कोहेसिव होंगे। ये जरूर ध्यान रखें कि दोनों अट्रैक्शन के फोर्सेस होते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। दोनों कोहेसिव फोर्स भी अट्रैक्शन का फोर्स है, एडहेसिव फोर्स भी किसका फोर्स है, अट्रैक्शन का ही फोर्स है। लेकिन ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में है। और ये जो होता है एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। तो
ये क्या करते हैं कि ये बॉन्ड बनते हैं, नए फोर्सेस बनते हैं। इन दोनों सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय द फोर्सेस ऑफ कोहेशन और फोर्सेस ऑफ एडहेशन। और ये इन फोर्सेस को ओवर करने के लिए आपको एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ता है, और वही चीज क्या कहलाती है, आपको फ्रिक्शन कहलाती है। तो जब तक आप लोग इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करोगे, ये चीज मोशन में नहीं आने वाली। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स थे इन दोनों सरफेसेस के, वो क्या थे, अट्रैक्टेड थे, एक दूसरे को वो लोग अपनी तरफ खींच रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। इसलिए जब आप इसको मूव करवाने की कोशिश करते हो या आप इसको मूव करवाना चाहते हो, इन दैट केस यू हैव टू एक्सर्ट ए फोर्स। अच्छा, अब प्रश्न ये उठ गया, अगली बात करें कि मैंने इसके ऊपर कंसीडर ये किया कि मैंने इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। न्यूटन सेकंड लॉ आपको बताती है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कहता है यदि आपने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन आएगा, उसकी वेलोसिटी बदलेगी, उसकी वेलोसिटी बदलेगी। तो अभी ये बॉडी रेस्ट पे थी, जब मैंने इसके ऊपर 1 न्यूटन, आपने कंसीडर किया कि हमने इस बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो आपने फिर क्या पाया, देखो जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया गया था तब तक इसमें मोशन नहीं हुई थी। आप सब उस चीज को समझ सकते हो कि उसमें मोशन क्यों नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी को मोशन करनी चाहिए थी, लेकिन अब भी वो मोशन नहीं कर रही है। मतलब ये है इसके ऊपर नेट, इसमें एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। मतलब जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना इसके ऊपर पीछे भी लगता है। कितना फोर्स, 1 न्यूटन। और ये जो फोर्स जो उसकी, जब बॉडी ट्राइज टू स्लाइड ऑन द सरफेस, जब बॉडी ट्राई करती है, स्लाइड करने की कोशिश करती है, इन दैट केस देयर शुड बी ए फोर्स। उसके ऊपर क्या होना चाहिए था, एक फोर्स, इसकी मोशन होनी चाहिए थी, सॉरी, लेकिन मोशन बॉडी की हुई नहीं। इसका मतलब उसकी मोशन को कोई अपोज भी करता है, और उसकी मोशन को, जो फोर्स मोशन का अपोज करे, उस फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिधर बॉडी मूव करती है या फिर मूव करने की कोशिश करती है उससे ऑपोजिट। तो यहां बॉडी इधर मूव करने की कोशिश करेगी क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, इसलिए इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगेगा, 1 न्यूटन। देखो 1 न्यूटन से कम लगा तो भी नेट फोर्स इधर होगा, तो भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। तो ये क्लियर यहां इससे पता है कि बॉडी अभी भी किस पे है, रेस्ट पे है। इसका मतलब जितना अप्लाइड फोर्स था उतना ही उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब कहा कि तुमने इस फोर्स को बढ़ा दिया, इसको आपने 2 न्यूटन कर दिया, लेकिन बॉडी अभी भी किस पे है, रेस्ट पे। इस केस में अब आप कैसे, आप अपनी दलीलें कैसे दे सकते हो, आप यही बताओगे किसी 2 न्यूटन फोर्स है तो इसकी मोशन का कोई ना कोई अपोज करता है, अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन बोलते हैं। कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। यदि इधर 2 न्यूटन और इधर सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगता तो आप क्या कहते हैं कि रिजल्टेंट या नेट जो फोर्स है वो 1 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लगता है, और उसके कारण बॉडी की मोशन होनी चाहिए थी, लेकिन बॉडी की मोशन नहीं हुई। इसलिए जितना इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर हुआ। और इस प्रकार का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जो बॉडी को मूव, मोशन में आने से पहले, मतलब जब बॉडी रेस्ट में थी तब जो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो फोर्स क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, यदि आपने इस बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। आपने 1 न्यूटन लगाया, बॉडी रेस्ट में रही, तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी अब कितना है, 1 न्यूटन है। आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी अभी भी रेस्ट में है, तो इसका मतलब अब की बार स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, वो 2 न्यूटन के बराबर है। क्लियर। जब तक आपने, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स, व्हेन वी ट्राई टू मूव द बॉडी, एंड बॉडी डज नॉट मूव एक्चुअली, बॉडी डज नॉट मूव एक्चुअली, बट वी ट्राइड टू मूव द बॉडी। हमने कोशिश की है कि हमने बॉडी को मूव करवाने की कोशिश की है, तब वो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लगा।
जब तक अप्लाइड फोर्स 0 था तब तक कोई किसी प्रकार का स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं था। अब आपने इसके देखा कि जब जैसे ही 2 न्यूटन से आपने 2 न्यूटन तक बॉडी रेस्ट में थी, 2 न्यूटन तक बॉडी रेस्ट में थी, जैसे आपने 2 न्यूटन से ऊपर फोर्स किया ना, थोड़ा सा 2.0000 कुछ भी फोर्स किया, उस केस में आपने पाया कि बॉडी मूव करने लग गई। प्रश्न ये है ही नहीं कि वो तेज मूव करती है, धीरे करती है, वेलोसिटी कितनी आएगी, एक्सेलरेशन कितना, नहीं। प्रश्न ये है कि बॉडी मोशन में आ गई। तो जो मैक्सिमम जो फोर्स था या स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितनी थी, 2 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 2 न्यूटन। और इस जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ गए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि बॉडी जब तक रेस्ट में है, जब तक जो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो चीज क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। लिमिटिंग क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होगा, अब अगली बात ये आती है, क्या मोशन में दो ही प्रकार के आपने स्टैटिक फ्रिक्शन का जिक्र किया है सर, तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन दो ही टाइप के फ्रिक्शन होते हैं? मतलब क्या बॉडी मोशन में आएगी तो मोशन में आने के बाद उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा, लेकिन उस फोर्स को जब बॉडी मोशन में आ गई तो उस फोर्स को नाम दिया गया है काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको क्या कहा गया है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया आपके पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर से एक बार जिक्र करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी जब तक रेस्ट में है तब तक जो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था वो स्टैटिक फ्रिक्शन था। जब बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी, मतलब वो फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को आपने इंक्रीज किया, ये देखिए एक बार फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर आपने क्या नोट किया है अभी कि ये इधर मैं अप्लाइड फोर्स दिखाता हूं, अप्लाइड फोर्स मान लेते हैं पी से दिखा दिया मैंने, और ये फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज स्मॉल एफ। तो आपने क्या पाया, जब जीरो लगाया था अप्लाइड फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो था। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा और बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो। देखिए मान लो कि आपने कहा कि जिसके ऊपर 1 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, अभी तक हमने कोई फोर्स अप्लाई इसके ऊपर नहीं किया है, उसके बावजूद यदि आप कहते हो कि इसके ऊपर है, रेस्ट में है, तो इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स किधर है, 1 न्यूटन नेट फोर्स है, तो इसमें एक्सेलरेशन आना चाहिए ना इधर। लेकिन बॉडी किसमें, रेस्ट पे, ना कोई फोर्स अप्लाई किया गया ना इसके ऊपर कोई लग रहा है। क्लियर। जो लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करता हूं मैं, वर्टिकल डायरेक्शन आप लोग नहीं देख रहे हो क्योंकि यू वांट टू स्लाइड दिस बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आप वर्टिकली इसको मूव करवाने की बात नहीं कर रहे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बाकी यदि आप करोगे तो हम भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों नहीं कर रहा, क्यों कर रहा है। तो ये देखिए आप लोगों ने देखा, नोट करते हो आप यहां से एक बार कि कोई भी बॉडी रखी है वो रखी रहेगी, उसके ऊपर अभी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। जब तक आपने फोर्स को अप्लाई नहीं किया तब तक उसके ऊपर किसी प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। जैसे ही आपने 1 न्यूटन लगाया लेकिन बॉडी मूव नहीं करती, इसका मतलब अब की बार अब उसको कोई ना कोई अपोज करता है। यदि उसको कोई अपोज नहीं करता तो वो मूव करनी थी, और अपोज करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए जैसे जैसे आपने अप्लाइड फोर्स लगाते गए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता गया। पहले 0.5 न्यूटन लगाया, 0.5 न्यूटन हो गया, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन तक वो बढ़ता गया, सिर्फ अपने एग्जांपल के हिसाब से। उसके बाद वो मैक्सिमम पहुंच गया। मैक्सिमम कितना आ गया, 2 न्यूटन। वो क्या था, लिमिटिंग था। अब आपने यदि 2 से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी किस में आई, मोशन में। बॉडी मोशन में आ गई है, थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट करते ही बॉडी किस में आ गई है, बॉडी आ गई मोशन में। अब मोशन में आ गई तो फ्रिक्शन कौन सा हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन एक देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन ये था, इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है क्योंकि बॉडी इनर्शिया आ गया उसके अंदर, वो मूव करने लग गई है, तो उसके कारण थोड़ा सा वो जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। मतलब ये फिर उसके बाद कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही धीरे धीरे आपने अप्लाइड फोर्स किया, बॉडी मूव नहीं की, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कर्व को दिखाता है। यहां तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन है,
ये स्टैटिक फ्रिक्शन है जो अप्लाइड फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद ये लिमिटिंग है, जो मैक्सिमम वैल्यू थी स्टैटिक की वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और ये जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। एक बार बॉडी जैसे ही मूव करनी शुरू करी तो लिमिटिंग से थोड़ी वैल्यू डिक्रीज हुई, अब उसके बाद कांस्टेंट जो लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन फिर कांस्टेंट रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, वेलोसिटी ना ज्यादा है ना कम है, इस केस में आप लोग क्या कहोगे, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। तो ये टाइप्स थी कि फ्रिक्शनल फोर्स कौन कौन सा होता है, कैसे लगता है। अब अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की लॉज कौन कौन सी हैं। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इसको हम लोग करेंगे अभी। तो सबसे पहला तो ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन का अपोज करता है जी, कोई नई बात नहीं है। अभी तक हम इसी बात को कह रहे हैं बार बार कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो मोशन को अपोज करता है। किसी भी प्रकार का फोर्स हो, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो लिमिटिंग हो, स्टैटिक और लिमिटिंग तो लगभग एक ही, या फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो, दोनों क्या करते हैं, मोशन का अपोज करते हैं। सो सबसे पहला नियम तो ये है कि अपोजिंग फोर्स होता है ये, और अपोज करते हैं रिलेटिव मोशन का, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यदि बॉडीज मूव करने की कोशिश करेंगे। तो नंबर एक तो बात आ गई कि ये अपोजिंग फोर्स होता है। नंबर दूसरी बात होती है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो जो आपको अपरेंट एरिया होता है, एक्चुअल एरियाज ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं वो कुछ कम होता है किससे, अपरेंट जो आपको दिखाई देता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से मतलब ये है, देखिए सरफेस एक तो आपने ऐसे रखा और दूसरा इसी को ऐसे रखा, तो देखिए बॉडी वही है, एक बार आपने इसको ऐसे रखा है सरफेस के ऊपर, एक बार आपने ऐसे रख दिया, तो यहां एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। दोनों केसेस के अंदर अलग अलग है, डिफरेंट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, सेम। क्यों है, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट। ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, उनकी टाइप के ऊपर मटेरियल। देखिए चाहे आप ऐसे रखो और चाहे आप ऐसे रखो, हमने ओरिजिन पता करा था कि रीजन क्या है, कारण क्या है, कोज क्या है फ्रिक्शन का। तो कोज जो था फ्रिक्शन का वो क्या था, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए मॉलिक्यूल तो इस बॉडी और इस बॉडी के मॉलिक्यूल के बीच में, सरफेस और बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है। तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का कोई रोल नहीं होगा। समझ गए बात को, कि भाई दोनों की जो नेचर था, जो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में थी, वही सरफेसेस यहां पर कॉन्टैक्ट में है, वही सरफेसेस यहां पर कॉन्टैक्ट में है, तो फिर दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन था वो भी बोथ केसेस में क्या है, सेम है। इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या अट्रैक्शन का जो फोर्स था, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस थे, वो दोनों के बीच में सेम होंगे, और फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है, चौथी जो ला आती है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन देखिए, ये बॉडी का मास m, तो इसका वेट नीचे mg, यहां सरफेस के ऊपर रखी तो एक रिएक्शन लगेगी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो यहां कहता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और यदि इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लग जाएगा r, ये क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और यदि आप लोग इसको दिखाते हैं Fs मैक्सिमम, तो ये चीज क्या कहलाएगी, लिमिटिंग। ठीक है,
समझ गए हो? यदि इसको मैक्सिमम और दिखाते हो तो ये चीज क्या आ जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, और म्यू एस बराबर आ जाएगा Fs अपॉन आर, मतलब रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। जो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है, उस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दोनों केसेस के अंदर क्या है, सेम है, क्योंकि यहां भी जो नॉर्मल रिएक्शन आर जो होगी ये mg वेट है, तो r किसके बराबर, फ्री बॉडी डायग्राम से mg, r किसके बराबर, FBD से mg। तो दोनों केसेस के अंदर जो फोर्स की वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू इन बोथ केसेस क्या होगी, कौन से फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बोथ केसेस के अंदर सेम होने वाली है। क्लियर हुई बात? तो ये था। अब यदि काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पूछ ले तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में भी सेम यही नियम है, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा सा ये कहना पड़ेगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर होगी ये बात? थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है एफ के इज लेस देन क्या है, एफ एस, या लिमिटिंग फ्रिक्शन यदि मैं बहुत बताता हूं तो ये बताओगे आप लोग, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है, म्यू के इंटू आर इज लेस देन म्यू एस इंटू आर, और आर से आर काटते हुए आप लोग क्या करोगे, म्यू के इज लेस देन म्यू एस। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी बातें। अब जो आगे आता है वो आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, तो ये दो चीजें आती हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ रिपोज। तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो क्या होता है, कि आप लोगों को पता है नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगेगा सरफेस के ऊपर, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो टेंजेंशियली लगता है अलोंग द टेंजेंट ऑन द सरफेस। तो आप ये मान लेते हो, देखिए एक यहां एक आपने बॉडी रखी है, तो इसका वेट इस एक्सिस के अलोंग नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी, आर ऊपर की तरफ, और ये बॉडी इसके ऊपर ऐसे रखी, मान लो ये रखी हुई है बॉडी, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ये लगेगा टेंजेंशियली, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, टेंजेंशियली। अब दोनों का रिजल्टेंट जो है, दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का किससे बताएंगे, देखो दोनों सेम टाइप की क्वांटिटीज हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, ये भी फोर्स होता है, ये क्या है, ये भी फोर्स है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, वेक्टर्स है तो एक पैरेललोग्राम बनाया, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या बताएगा, रिजल्टेंट। ये चीज क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, ध्यान दें, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो एंगल रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाया गया, मतलब द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। वो एंगल जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट ने नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाया। तो देखिए यहां से एक बार मैं यदि कहूं तो ये जो थी ना, ये जो साइड है ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या कह सकता हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल सकता हूं,
और ये देखिए ये थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये चीज बेस होगी, ये 90 डिग्री बनता है, हाइपोटेन्यूज आ गई। तो टेंजेंट जो थीटा है tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एफ एस मैक्सिमम अपॉन आर नॉर्मल रिएक्शन, और ये चीज क्या थी म्यून एस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा क्या था एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, किस किस के बीच में था रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर, तो ये आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक चीज आती है आगे एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलते हैं, देखिए ये एक इंक्लिनेशन का एंगल है जिसके ऊपर किसी प्लेन को इंक्लाइन किया गया। कैसे इंक्लाइन किया गया, कंडीशन क्या है कि किसको बोलेंगे, आप लोग ये देख रहे हो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, आपने इसके ऊपर एक बॉडी को रख दिया है, क्लियर है। जब इस बॉडी को रखा तो आपने क्या किया, आपने देखा बॉडी नीचे की तरफ नहीं आती है, आप इसको थोड़ा थोड़ा और ऊपर इंक्लाइन करते गए, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो था इसको थोड़ा ऊपर उठाओगे, ये एंगल बढ़ता जाएगा इधर, तो एक ऐसे वैल्यू आ जाएगी एंगल की जिसके ऊपर ये बॉडी है ये अपने आप नीचे स्लाइड करने लग जाएगी, ये बॉडी अपने आप नीचे स्लाइड करने लग जाएगी। जैसे ये रखा है, ठीक है, ये रखा है आपने यहां पर, मैं देखिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है अभी फिलहाल, मैं हॉरिजॉन्टल के साथ इसको इंक्लाइन करता हूं, इंक्लाइन करता हूं, इंक्लाइन करता हूं, धीरे धीरे अब देखो बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करने लगी स्लाइड। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना हुआ था ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपको एंगल दिख रहा है ना, ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल क्या है, ये एंगल होता है एंगल ऑफ रिपोज, मतलब इट इज द एंगल of inclination of a plane on which the plane is inclined such that the body just begins to slide down, कि अपने आप वो स्लाइड करना शुरू कर दे, that angle is called angle of repose। मैं इसको फाई से रिप्रेजेंट करता हूं, हो सकता है किसी बुक के अंदर इसको अल्फा से भी कर दिया जाता है, तो ये अल्फा या फाई से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए ये फाई वो एंगल है जिसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली क्या आने लगी स्लाइड करने लगे, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, ध्यान दें विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ये इसका mg और ये mg cos थीटा, ऊपर की तरफ बिल्कुल नॉर्मली लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, और ये कंपोनेंट mg साइन ऑफ थीटा नहीं जी फाई, क्योंकि एंगल किससे रिप्रेजेंटेड है फाई। और जब ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड इसकी मोशन नहीं होती है, बॉडी की मोशन ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है, इसका मतलब R इज इक्वल टू mg cos फाई, ठीक है। अब कह रहा है कि बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन विदाउट एनी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट दी वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ आती है, इन दैट केस mg sin फाई। अब वो कंसेप्ट लगाओगे तुम कौन सा कि mg sin फाई माइनस f होगा इज इक्वल टू ma, लेकिन a कितना 0 लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ma। अब का विदाउट एक्सेलरेशन वो चीज नीचे जाती है, तो विदाउट एक्सेलरेशन तो a 0 और ये 0, आप इसको इधर लेके आओगे mg sin ऑफ फाई बराबर हो गया f के। तो देखिए इस इक्वेशन को भी आप लोग डिवाइड कर दो, cos ऑफ फाई बराबर r, डिवाइड किया mg से mg गया, कितना आया टेंजेंट फाई इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और पीछे आपने देखा ही था वो किसके बराबर, क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में हम इसके कुछ एक दो क्वेश्चन जरूर करेंगे, अभी किसी कारणवश हमें थोड़ा इतना ही करना पड़ेगा इस वीडियो में। आप इसको एक बार या दो बार देखें ताकि आपकी जो बेसिक्स थे फ्रिक्शन के बारे में, ये एंगल वगैरह, यहाँ रिजोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स, रिजोल्यूशन हमने पीछे के लेक्चर्स में करवा चुके हैं जब हमने कनेक्टेड बॉडीज की मोशन करी थी, और जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने सिखाए थे उस केस में हम लोग ये रिजोल्यूशन करवा चुके हैं। आप एक बार दोबारा से उन चीज़ों को देख सकते हैं, आप इसको एक दो बार रिवाइज करें, उसके बाद इसके क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। थैंक यू।